नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और आप देख रहे हैं बजट 2026 फाइनेंशियल ईयर 2026-27 का बजट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आज पेश कर दिया। तो लगातार 9वीं बार देश का आम बजट उन्होंने पेश किया। उनका बजट भाषण लगभग 85 मिनट का रहा। उन्होंने कहा कि इस बार इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं होगा। 1 अप्रैल 2026 से नया कानून लागू हो जाएगा और इस कानून में तकनीकी खामी को दंड से जुर्माने में बदलने का प्रस्ताव है। छोटे टैक्स अपराधों में सिर्फ जुर्माना लगेगा। विदेश यात्रा पर लगने वाले टैक्स को कम किया गया है। विदेश यात्रा टीसीएस दर 5% हो गई है। 31 जुलाई तक रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। इस कानून में अघोषित आय 1 करोड़ रुपए तक करने का प्रस्ताव है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि कैंसर से जुड़ी 17 दवाओं में छूट दी जाएगी। 7 और जो दुर्लभ बीमारियों की दवाएं हैं, खासतौर पर मेडिकल पर्पस के लिए, उनके आयात में भी छूट मिलेगी। बायोफार्मा यदि सेक्टर की बात करें तो 10,000 करोड़ रुपए निवेश होंगे और 3 नए संस्थान बनाए जाएंगे। भारत को सेमीकंडक्टर हब बनाने के लिए 40,000 करोड़ रुपए भी अलॉट किए गए। एमएसएमई की बात कर लेते हैं और उद्यमियों को 10,000 करोड़ रुपए से समर्थन भी मिलेगा। ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इसके अलावा ओडिशा, केरल और छत्तीसगढ़ में माइनिंग कॉरिडोर भी बनाए जाएंगे। इसके अलावा 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क और 22 नए जलमार्ग बनाए जाएंगे। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, राष्ट्रीय फाइबर योजना और कैंसर और शुगर की दवाएं सस्ती हो गई। तो इस तरह रहा 2026 का ये बजट। पिछली बार जब हम टैक्स रिजीम की बात करते हैं तो पिछली बार काफी बड़ी उसमें मिल गया था। ऐसे में इस बार संभावनाएं कम थी, वही हुआ। इस बार का जो बजट है वो कहा जा रहा है कि विजन बजट है। 2047 का लक्ष्य है। हालांकि अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं इस बजट को लेकर और निर्मला सीतारमण ने आज ये बजट भाषण पढ़ा। प्रतिक्रियाएं कुछ हैं जो आपको सुनवा रहे हैं। जिस तरीके से बजट में रिकॉग्नाइज किया गया है फिशरीज को और ज्यादा ऑर्गेनाइज करके उस सेक्टर को एनहांस करने की बात हो, मैं मानता हूं कि ये 47 विकसित भारत के निर्माण के लिए उसकी एक मजबूत नींव को तैयार करने वाला एक बहुत ही विजनरी बजट है। ये कंटिन्यूटी दिखाता है, स्टेबिलिटी दिखाता है सरकार की सोच में, सरकार की नीतियों में, जो कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर भी हमारी पहचान को मजबूत करता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स को हम लोगों ने मजबूती देने की इसमें बात की है। और अभी तक के जो बजट बने हैं, जो देखने को लगता है 1/20 लोगों के लिए बजट है। इसका मतलब ये हुआ कि 5% लोगों के लिए बजट बनाया जाता है। बजट के माध्यम से भाजपा अपने लोगों को सेट करती है, उनको मुनाफा कैसे हो, उनकी तरक्की कैसे हो। अच्छा बजट वही होता है जिससे गरीब की तरक्की हो, खुशहाली हो और उनके चेहरे पर मुस्कान आए। ये बहुत ही प्रगतिशील बजट है। विकसित भारत का रास्ता स्पष्ट करता है, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां टेक्नोलॉजी, जहां किसानों के लिए, दिव्यांगों के लिए, आयुर्वेद के लिए और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई हैं और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बहुत और तेज गति से आगे बढ़ाया है। सबका साथ एंड सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। Particularly area of telecom, area of donor has got a very good impetus in this budget, and we hope to take forward the Prime Minister's vision of capitalizing on India's growth potential. You have seen a growth of close to 7.5%, a complete control on inflation coming down to 1.7%, a huge jump in capital expenditure from 2 lakh crore to almost 11 lakh crore this year to 12 lakh crore next year. So it's a budget that is going to. बजट में काश कुछ लगा होता। हालांकि माननीय प्रियंका गांधी जी ने कहा था कि इस बजट से कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि वाकई नाउम्मीदी से भरा हुआ ये बजट है। इस बजट में क्या है, नारा दे रहे हैं विकसित भारत का बजट है, लेकिन आपने मिडिल क्लास के लिए क्या किया?
आपने युवाओं के लिए क्या किया, आपने स्पोर्ट्समैन के लिए क्या किया, आपने भारत के ये किसानों के लिए क्या किया। बातें बड़ी बड़ी करते हैं, क्या कोई नई स्कीम लाए, क्या कोई नई योजना आपने रखी साहब ने, क्या आपने बताया कि इनको ये जो पैसे आएंगे, जो फंड की जरूरत पड़ेगी, उसको हम कहाँ से उसकी भरपाई करेंगे। अब अकेले केंद्र का हिस्सा है 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा। इसमें राज्यों का अगर हम मिलाएंगे तो ये 1,51,000 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा। पहले अगर 5 साल में हम देखें तो कुल मिला के 2,36,000 करोड़ रुपया पंचायतों को सीधे मिला था, और अब ये 4,35,000 करोड़ रुपया हो गया है, जस्ट डबल हो गया है। मैं मानता हूं कि ग्राम के विकास में, विकसित भारत के लिए विकसित गांव के निर्माण में कृषि विभाग के बजट को अगर देखें तो बढ़ा के इस साल अकेले एग्रीकल्चर का बजट 1,30,561 करोड़ रुपया। इसमें अगर कृषि शिक्षा और अनुसंधान रिसर्च को जोड़ दिया जाए, ICR को के बजट को, तो ये 9,967 करोड़ रुपया कृषि शिक्षा और अनुसंधान के लिए। क्या बताऊं यार, डिटेल्स तो बहुत कम मिले ना जी। जैसे कि 3-4 हेडलाइन थे, लेकिन जब हम इंतजार कर रहे थे कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा कहाँ आएगी, हमारे केरला में चाहिए हमें। हमारे तो बहुत लंबी ट्रेडिशन आयुर्वेदा की, लेकिन केरला का नाम नहीं सुना। फिशर कोकोनट तो शायद केरला ही हो सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में भारत का सबसे ज्यादा बड़ा केरला कोकोनट प्रोड्यूसिंग स्टेट तो केरला ही है। तो वो तो होना चाहिए। वैसे भी फिशरीज में हमें कुछ बेनिफिट होना चाहिए। लेकिन जब शिप रिपेयर के बारे में बोला और वाराणसी और पटना के बारे में बोला, केरला के बारे में कुछ नहीं सुन सका, तो ये सब हमें जरा सा आश्चर्यजनक है। लेकिन ये भी कहूं कि शायद डिटेल्स बजट डॉक्यूमेंट में होंगे, पढ़ा नहीं, अब तक सिर्फ भाषण सुने हैं। भाषण में तो बहुत कम डिटेल्स है जो हमें जरूरी। Plan, it is. I think the Indian budget is on track, and our finance minister she is doing quite well. हम उनकी क्रेडिबिलिटी और उनकी सिंसेरिटी पर क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये उनका 9वां बजट है। और अगर आप देखिएगा कि 10 साल में हम 10-11वें नंबर की इस दुनिया में इकोनॉमी थे, और आज 4थे नंबर की इकोनॉमी हुए हैं, और 3rd पर वी आर आइंग। 3rd मीन्स आफ्टर अमेरिका, रशिया एंड चाइना वी आर आइंग फॉर 3rd। तो हम कैसे बने वो 3rd जो हम फोर्सिंग कर रहे हैं, उसके अनुरूप ये बजट है। इस पूरे बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे बढ़ावा देना है, इलेक्ट्रॉनिक्स को कैसे बढ़ावा देना है, कस्टम ड्यूटी को कैसे कम करना है, और उसके साथ साथ आम लोगों के लिए आप समझिए कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को कैसे अपग्रेड करना है, नर्सिंग को कैसे करना है, स्किलिंग को कैसे करना है। और जो बजट है लगभग 12.5 लाख करोड़ का है। इंफ्रास्ट्रक्चर में यदि आप देखेंगे, जो ईस्टर्न पार्ट जो है, जो काफी पिछड़ा हुआ था, शिप बिल्डिंग का मतलब आप समझिए कि शिपिंग एक बड़ा है। शिप हम बड़ी जहाज नहीं बना पा रहे हैं, आपको पता ही है कि जर्मनी से हमको इंपोर्ट करना पड़ रहा है। उस तरह की फैसिलिटी वाराणसी जैसे जगह में स्टार्ट होगी, पटना जैसे जगह में स्टार्ट होगी, तो ये पूरा दिखाता है कि हम सबका साथ सबका विकास करना चाहते हैं और प्रत्येक एरिया का विकास करना चाहते हैं। तो इस बजट की ये सबसे बड़ी खासियत है। विकसित भारत की संकल्पना के रोड मैप को लेकर के अपना नया बजट देशवासियों के सामने प्रस्तुत किया है। मैं सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति इस बजट को प्रस्तुत करने के लिए दिए गए मार्गदर्शन और उनके निर्णायक नेतृत्व के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं इस बजट को प्रस्तुत करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को हृदय से अभिनंदन करता हूं। प्रदेशवासियों की ओर से उनका धन्यवाद करता हूं। 145 करोड़ भारतवासियों के आशा और आकांक्षाओं का प्रतीक यह बजट है, जिसमें नए भारत और विकसित भारत की संकल्पना का दृष्टि स्पष्ट दिखाई देती है। 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक की पूंजी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, एक सुदृढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट में प्रावधान करना,
साथ रेल कॉरिडोर के निर्माण के लिए, आयुष सेक्टर को विकसित करने के लिए और हेल्थ सेक्टर को मजबूती करने के साथ साथ आम नागरिक के लिए और खासतौर पर उसमें भी महिलाओं पर केंद्रित करते हुए उस पर जोर देना। विकसित भारत के लिए मजबूत नींव बनाने का जो काम किया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आज के बजट में मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत बड़ा फोकस दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हो, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हो और आईटी सर्विसेज के लिए बहुत एक सिग्निफिकेंट सिंप्लीफिकेशन किया गया है, सेफ हार्बर और फास्ट ट्रैक एपीए के प्रोविजंस लाके। आने वाले समय में डेटा सेंटर्स बहुत बड़ी एक ताकत बनेंगे देश की, जिससे कि दुनिया भर को नई सर्विसेज और भारत के लिए नए एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के नए रास्ते खुलेंगे। तो डेटा सेंटर्स पे जो टैक्स हॉलिडे दिया, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना। तो 3 आयुर्वेदिक एम्स भी बनेंगे। इन सभी घोषणाओं के बीच शुगर, कैंसर की दवाएं, खेलकूद का सामान, बायोगैस मिक्स, सीएनजी, माइक्रोवेव, सोलर पैनल, जूते, लेदर प्रोडक्ट्स और मोबाइल फोन, ईवी की बैटरी, विदेश यात्रा ये सस्ती कर दी गई। शराब महंगी कर दी गई, स्क्रैप महंगा कर दिया गया, खनिज, फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग वो आपने देखा भी, शेयर मार्केट का क्या हाल हुआ। बुने हुए कपड़े, स्मार्ट मीटर, सोलर सेल, आयातित जूते, चप्पल, कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, पॉलीमर और प्लास्टिक से जुड़े उत्पाद ये सभी महंगे हैं। अब इस बजट पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। चलिए सभी को इंट्रोड्यूस कराते हैं आपके साथ। हमारे साथ आज दोनों प्रदेशों से, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, दोनों ही प्रदेशों से, जहां मध्य प्रदेश से कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर राम पांडे नजर आ रहे हैं, वहीं उनको काउंटर करने के लिए गुंजन चौकसे जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। इधर छत्तीसगढ़ का रुख कर लेते हैं, उज्जवल दीपक जी नजर आ रहे हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे विस्तार से प्रदेश प्रवक्ता। इधर अजय गंगवानी जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, या कहें कि इस बजट को लेकर वो कितने खुश हैं, कितने नाखुश हैं, वो बताएंगे। तो आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले अजय गंगवानी जी, आपका रुख कर रही हूँ और आपसे समझना चाहती हूँ कि कैसा लगा आपको बजट। हमने प्री बजट पे चर्चा भी की थी और आपने बड़े विस्तार से बहुत उम्मीदें जताई थी, तो आपकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरा है बजट? सुनील जी, थोड़ा सा निवेदन है, समय दीजिएगा। बिल्कुल दूध का दूध आईना का आईना मैं करना चाह रहा हूँ। महत्वपूर्ण बात है, किसी भी देश का जो बजट है वो सिर्फ आय व्यय का ब्यौरा नहीं सुनील जी, एक पूरा पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जो आने वाले 1 साल में किस प्रकार से किसान, गरीब, मजदूर, युवा, महिला के हित में केंद्र सरकार निर्णय लेने वाली, इसका स्पष्ट आईना, इसका एक ब्लूप्रिंट, एक रोड मैप होता है। आज फिर से ऐसा लगा कि जो 85 मिनट का माननीय निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया, जो 9वां बजट है, इस बार फिर से ऐसा लगा कि देश की महिलाओं को, किसानों को, इनकी अपेक्षाओं, इनकी उम्मीदों के पूरी तरह विपरीत रहा। ये पूरी तरह से एक दिशाहीन बजट दिख रहा है। इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपके चैनल पर रख दूं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात होती है शिक्षा के बजट में 6,701 करोड़ की कटौती, स्वास्थ्य के बजट में 3686 करोड़ की कटौती, कृषि 42% जनसंख्या जो है देश की जो है किसानी कार्य से जुड़ी है, किसानी जो कृषि का बजट है उसमें 6,985 करोड़ की कमी, सामाजिक कल्याण में 9,999 करोड़ की कमी, रूरल डेवलपमेंट में 93,067 करोड़ की कमी, अर्बन डेवलपमेंट में 3,95,733 करोड़ की। सबसे महत्वपूर्ण एसटी, एससी, ओबीसी जिनको स्कॉलरशिप मिलती थी शिक्षा के लिए, उसके बजट में भी 690 करोड़ की कटौती की गई। दूसरी महत्वपूर्ण आईना दिखाने का प्रयास करो, किसी भी देश का जो बजट है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय में जितना इन्वेस्ट किया जाता है, ये माना जाता है उसका 4 गुना देश में विकास होता है। इस बार का जो पूंजीगत व्यय है उसमें 1,44,376 करोड़ की कटौती की गई है, जो इस बात का प्रमाण है कि ये बजट जो है पूरी तरह फ्लॉप शो है और अर्थव्यवस्था बैकडोर पे जा रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जल जीवन मिशन। आज बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, हर घर नल की बात की जा रही है। जल जीवन मिशन के बजट में 50,000 करोड़ की कटौती की गई है। पीएम आवास की बड़ी बड़ी होर्डिंग सोने हम देखते हैं, उसके बजट में 3200 करोड़ की कटौती की गई है। राजस्व कलेक्शन में 78,086 करोड़ की कमी, जो इस बात का प्रमाण है कि जीडीपी ग्रोथ के दावा कर रहे हैं, लेकिन जो राजस्व कलेक्शन वो 78,000 करोड़ कम हो रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि एमएसएमई सेक्टर जो देश की अर्थव्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, कुल बजट है सोने जी 54 लाख करोड़ का और एमएसएमई के लिए मात्र 10,000 करोड़। मतलब ऊट की मिंगमाई जीरा की बात है। 90% एमएसएमई सोनल जी बनने के 3 साल के अंदर समाप्त हो जा रही है। आखिरी महत्वपूर्ण रख दो, $92 के मूल्य पहुंच चुका है। आज देश के प्रधानमंत्री कहा करते थे कि रुपए का मूल्य जितना गिरता है
प्रधानमंत्री की साख उतनी गिरती है और उतना मानना चाहिए केंद्र की उतनी भ्रष्ट सरकार है। मेरे भाजपा के दो प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं। आज जो है एशिया में सबसे निचले स्तर पे चल रहा है रुपए का मूल्य। पाकिस्तान की तुलना में, बांग्लादेश की तुलना में, नेपाल के मुद्दा की तुलना में इसका परफॉर्मेंस वीक है। इस बात को चैनल पे स्वीकार करना चाहिए कि मोदी गारंटी के नाम पे बड़े बड़े दावे तो किए गए, लेकिन किसी प्रकार से बजट में ये प्रतिरूप दिखता नहीं। सोनल जी ठीक है। उज्जवल दीपक जी, आपसे काउंटर चाहिए इसका। भाई कितनी कटौतियां की आपने, पूरी लिस्ट लेकर आए अजय गंगवानी जी। अभी इतनी कटौती के साथ आप विजनरी बजट इसको कह रहे हैं, 2047 का बजट कह रहे हैं। ऐसे कह रहे हैं महिलाओं को, किसानों को, युवाओं को कुछ देने की बजाय उनसे छीन और लिया। बजट ये बता रहा है कि सरकार को तात्कालिक तालियां नहीं, टिकाऊ तरक्की की जरूरत है, और ये बजट यही प्रस्तुत कर रहा है। ये बजट कोई राजनीतिक डॉक्यूमेंट नहीं है, देश की अर्थव्यवस्था की गंभीर समझ का महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। और अजय गंगवानी जी शायद चार्टेड अकाउंटेंट हैं, जहां तक मेरी जानकारी है, विद्वान प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, और उन्होंने सही कहा कि बजट सिर्फ आय व्यय का लेखा जोखा नहीं होता, और जब आय व्यय का लेखा जोखा नहीं होता और वो बात कर रहे हैं सिर्फ कटौतियों की, पॉलिसीज की बात करें, नीतियों की बात करें, लॉन्ग टर्म विजन की बात करें, और जब पूरा विश्व वैश्विक जो उथल पुथल मची हुई है, उस आर्थिक मंदी के दौर में अगर भारत 7.4% की गति से आगे बढ़ रहा है, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वैश्विक संस्थाएं कह रही हैं, मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस कह रही हैं, और अगले 2-3 साल भी यही उम्मीद है। भारत पूरे विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, और इस बात को अजय गंगवानी जी भली भांति जानते हैं, पढ़े लिखे प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, और अपनी खुद की बातों में विरोधाभास कर रहे हैं। अच्छा अजय जी, ये बात भी बताइएगा, अगर कहीं काटा गया है तो कहीं जोड़ा गया होगा। ये बात भी मैं आप ही से सुनना चाहूंगा कि कौन से आप बता दीजिए उज्जवल जी, किसमें, हाँ आप जरूर बता दीजिए किसमें जोड़ा आपने, बता दीजिए जी। अजय जी मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, आप कंप्लीट करिए, मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ आपको, बोलिए जी। अजय जी हाँ, अपने बारे में बोलिए। और ग्लोबल अनिश्चितता में भारत स्थिर दिखाई दे रहा है, और ये सिर्फ एक पॉपुलिस्ट बजट नहीं है, ये चुनाव जीतने वाला बजट नहीं, देश को जीतने वाला बजट है, इकोनॉमी को जीतने वाला बजट है। और इस बात को कांग्रेस पार्टी को, इस बजट को समझने में, डॉक्यूमेंट को समझने में 10 से 15 दिन का अवसर मैं देना चाहूंगा। पहले वो समझ ले, पढ़ ले, नीतिगत बातें सर सब लोग समझेंगे, आपसे समझेंगे। देखिए आपने, मैं बिल्कुल हल्के फुल्के अंदाज में समझना चाह रही हूँ। आप तो विदेश में पढ़े भी हैं, मुझे आपसे समझना है जो फॉरेन में बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए आपने क्या राहतें दी हैं। आपने विदेश यात्रा सस्ती करने की बात की, वो किस तरह से होगी, बड़ी आसान सी भाषा में, आंकड़ों में ज्यादा आम लोग नहीं जाते हैं ना, उनको समझ आता है, बताइए कैसे दी है राहत। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि महिला, युवा, किसान और गरीब और सबका साथ सबका विकास की अवधारणा पे केंद्रित बजट है ये। और 3 कर्तव्यों की जो बात की माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने, उसको कांग्रेस को अच्छे से समझना चाहिए। नीतियों और पॉलिसियों में जब बात होती है तो कांग्रेस को समझ में, कांग्रेस से मेरा सवाल उज्जवल जी कितना आसान सा था, आपने वो भी नहीं बताया जो गंगवानी जी ने पूछा कि कहां कहां बढ़ा दिया। उन्होंने काटने की लिस्ट लाए थे, आप बढ़ाने की लिस्ट बता देते। मैं उन्हीं से पूछना चाहूंगा, वो आए नहीं, जवाब देने की कुर्सी पे तो आप बैठे हैं, वही आप बैठे हैं। बात तो सुनिए, एक आधा पक्ष बताना, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से, उन्होंने बजट का पूरा एनालिसिस किया है, सर कंप्लीट कीजिए ना, उन्होंने बता दिया। नहीं, कुछ भी नहीं है जवाब, ये तो बताए कहाँ बढ़ा है। हाँ, मैं तो उज्जवल जी से पूछ रही हूँ, उज्जवल जी से। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को मौका, आप कैसे पूछेंगे सर, आप क्यों पूछ रहे हैं, आप मेरी नौकरी तो सुरक्षित रखिए। उन्होंने कुछ आरोप लगाए, मैं तो कह रहा हूँ कि देश को विकसित भारत की ओर ले जाना। ठीक, आंकड़ों की बात उन्होंने की, उन्होंने पहले जवाब से भागने का आप गंगवानी जी को आप नहीं, गंगवानी जी के लिए अकाउंटेबिलिटी नहीं है ना सर आपकी पूरी आम जनता के लिए है। ठीक है, मैं दोबारा आऊंगी सर। ये जो स्टूडेंट्स के लिए, विदेश यात्रा के लिए, आपने कस्टम के लिए जो लगातार बात हो रही थी, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा निर्भरता कम करना चाहते हैं इंपोर्ट मामले में, और ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को निर्भर बना सके एक्सपोर्ट के मामले में, उस विषय पर भी आऊंगी डॉक्टर उज्जवल आपके पास। उससे पहले मैं डॉक्टर राम पांडे का रुख करें। डॉक्टर राम पांडे, कैसा लगा बजट? देखिए, बजट कैसा लगा इसके परिणाम तो 1 साल बाद आएंगे, और बजट पर मुझे लगता है चर्चा हम करते हैं ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी मुझे नहीं लगती है, क्योंकि 28% जनता ने जीएसटी दिया था,
30% से ज्यादा इनकम टैक्स दिया, टोल टैक्स दिया, पेट्रोल डीजल पर वेट दिया, और भी कई तरह के टैक्स लगते हैं। मकान की रजिस्ट्री कराओ तो अलग टैक्स, गाड़ियां खरीदो तो अलग, और ये पैसा इकट्ठा होता है। और जो पैसा इकट्ठा होता है वो साल भर तक खर्च किया जाता है। डिफेंस में किया जाता है, एग्रीकल्चर में किया जाता है, पावर सेक्टर में किया जाता है, हेल्थ, एजुकेशन, सब जगह खर्च किया जाता है। कहीं से 1% कम किया तो कहीं 1% ज्यादा बढ़ा दिया गया। लेकिन उसके परिणाम क्या आ रहे हैं, बात ये रहती है ना। अब जैसे हम 10-12 साल से ये सरकार है और लगातार बजट दे रही है, जो आज बातें की जा रही हैं उससे ज्यादा बड़ी बातें पिछले सालों में की गई थी। तो परिणाम क्यों नहीं आते हैं? जैसे स्मार्ट सिटी की बात की गई थी कि स्मार्ट सिटी बनेगी, तो कम से कम एक तो बन जाती। 100 स्मार्ट सिटी पे हजारों करोड़ों रुपया खर्च हो गया। आखिर वो पैसा कहाँ गया? क्या केवल लाइट लगाने में गया? कई जगह कहा था कि भाई ये जो स्मार्ट साइकिल है, स्मार्ट बाइक है, वो कुछ दिखाई दिया था, फिर उसके बाद में वो सब खत्म हो गया। बुलेट ट्रेन एक तो छोड़िए, कम से कम 100 बुलेट ट्रेन चलना थी जिस हिसाब से चर्चा की जा रही है। और फिर जो यदि थोड़ा सा भी बजट सही होता, बजट का जो पैसे का जो सदुपयोग होता, तो डॉलर 92 रुपए का नहीं होता। मतलब जो 2014 में था वही स्थिति होती, या और कम होता, या जो रफ्तार है वो नहीं बढ़ती। और यदि बजट सही होता तो जो आज हम देख रहे हैं कि जो सेंसेक्स जो धड़ाम हुआ है, आप देखिए बजट कितने का होता है, 50-60 लाख करोड़ का, 70 करोड़ का, और 8 लाख करोड़ का नुकसान तो आज ही हमने कर लिया। मतलब एक ही दिन में हमने 8 लाख करोड़ का नुकसान कर लिया। अब ठीक है, जैसे हम पिछले साल के बजट की बात करें, करीब 50 लाख करोड़ का बजट था, तो 50 लाख करोड़ का खर्चा आपने बताया ना, लेकिन 50 लाख करोड़ ही आपने कर्ज ले लिया। तो आपको इतना आइडिया तो होना चाहिए ना कि आप आगे कितना कर्ज लोगे। मतलब आज जो चर्चा चल रही है बजट के मामले में, ये सरकार एक साल में जितना बजट है उतना ही कर्जा ले लेती है, लगभग, थोड़ा कम, उससे ज्यादा। मैं पिछले साल की बात करूं तो हमारा 50-55 लाख करोड़ का बजट था और लगभग उतना ही कर्जा इस सरकार ने ले लिया। राज्यों का बात करें तो राज्यों का भी जो बजट है, सभी राज्यों के पास उससे ज्यादा का कर्ज हो चुका है। ठीक, डॉक्टर राम पांडे, ये जो वित्त मंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था स्थिर रही, जो कुछ चल रहा था ग्लोबली, जो आप भी जान रहे हैं कि कितनी अस्थिरता है, उसके बावजूद जो अर्थव्यवस्था है वो स्थिर रही, उसके बाद भी महंगाई को काबू कर रखा, रुपया गिरने की जो खबरें आई उससे भी संभाल लिया। ये अच्छी बात नहीं लगी आपको? ये आपको नहीं लगा कि इतनी टफ सिचुएशन में भी भारत ने अपना जो चौथा क्रम है जीडीपी के मामले में वो बनाए रखा है? कहाँ कुछ किया, कहाँ महंगाई कंट्रोल हुई है। तो 25-30 रुपए में जो दूध के दाम थे वो अब 70-80 रुपए के हैं। जो 50-60 रुपए में जो दालों का जो भाव था वो अब 200-250 रुपए है। जो 20-25 रुपए किलो का जो आटा था वो आज 50 रुपए किलो है। जो स्वास्थ्य में जो खर्चा आता था, आप बताइए, जो खर्चा पहले 5,000 आता था तो आज 50,000 आता है। स्कूल की फीस यदि पहले 5,000 लगती थी तो आज 50,000 लगती है। मेडिकल कॉलेज में चले जाओ तो करोड़ों रुपया खर्च होता है। कहाँ है? मतलब महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आम जनता की जो क्रय शक्ति है वो लगभग खत्म हो चुकी है। चलिए गुंजन जी, महंगाई को काबू करने की बात तो वित्त मंत्री जी ने कही, लेकिन आगे आने वाले वक्त में कैसे करेंगे, इसके लिए क्या कोई सॉलिड प्लान दिया या लोगों को राहत इस बात से मिली? कोई बात नहीं, आपने इनकम टैक्स में जो छूट की बात थी वो पिछली बार जो थी वही, उस पर कोई विशेष बात नहीं की गई, नहीं दिया, मान लेते हैं। इधर राहत मिलेगी महंगाई में या नहीं मिलेगी, या इसके लिए क्या प्लान आपको दिखा इस बजट में? जी, सर्वप्रथम आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और हमारे वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का भारत के हर एक नागरिक की ओर से बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी, बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि ये जो बजट आज पेश हुआ वो बजट किस तरह हमारे आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सशक्त बना रहा है, हमारे विकसित राज्य 2047 के संकल्प को किस तरह सशक्त बना रहा है, और किस तरह ये विकास का बजट है, विश्वास का बजट है, और पूर्ण रूप से जिसे कहते हैं कि समावेशन का बजट है। आप देखेंगे सोनल जी कि इस बजट में किस तरह हर एक सेक्टर पर
फोकस किया गया, हर एक वर्ग पर फोकस किया गया, हर एक क्षेत्र पर फोकस किया गया। कोई जेंडर स्पेसिफिक बजट नहीं था यह। जिस तरह महिलाओं को और सशक्त बनाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए बजट को रखा, उसी तरह युवाओं के लिए भी कई सारे बजट में जो नवाचार लेकर आए हैं, जो किसानों के लिए लेकर आए हैं। आप देखिए एआई टूल्स को कृषि के क्षेत्र से जोड़ने का काम किया। ये विजन दिखाता है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का विजन। जिस तरह अभी कोविड के बाद आपने और हम सबने देखा था कि जो आपत्ति आई थी पूरे देश पर, पूरी दुनिया में, और आयुर्वेदा से किस तरह हम सब उससे बाहर आए थे, तो आयुर्वेदा जैसे सेक्टर पर फोकस किया गया है, आयुष सेक्टर पे फोकस किया गया है। 3 एम्स, आयुर्वेदा एम्स देने की घोषणा की गई है। विकास की अगर हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो फोकस किया गया है जी, ये सारा तो पढ़ा निर्मला सीतारमन ने, ये तो पढ़ा हमारे पास भी है उनका पूरा, ये जो उन्होंने पढ़ा है। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, गैस सिलेंडर की कीमत कम होगी, मैं आपसे पूछ रही हूँ महंगाई कम होगी, जो दालों के भाव डॉक्टर राम पांडे बता रहे थे वो उसमें कुछ राहत मिलेगी क्या? सोनल जी, जो आप जो कह रहे पढ़ा है और जो सुना है, ये उसी का ही कंक्लूजन मैं आपको बता रही हूँ कि आपने खुद आज राम पांडे जी से बोला कि आप देखिए जो टैक्स स्लैब में कहीं चेंजेस नहीं करे, जीडीपी वहीं के वहीं बरकरार है। वो पार्टी से आपने सवाल किया जिन्होंने न जाने कितने सालों तक, जिनके जो 15वें नंबर पर ही बैठे रहे, लेकिन वही मात्र 10-11 साल में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस जीडीपी को कहां लेकर गए, वो हमारे फाइनेंशियल पोजीशन को कहां लेके गए। हम चौथे नंबर पर आए और हम बरकरार हैं। ये जितनी भी जो फॉरेन प्रॉब्लम्स हैं उसके बावजूद आज हम बरकरार हैं। हाँ, तो रही बात आप जो महंगाई की बात कर रहे हैं, आम नागरिक के लिए कई प्रावधान। आप देखिए कैंसर की 17 कैंसर की दवाइयों को किस तरह उसको कम किया गया, उस पे जो अमाउंट है उसका, उससे ज्यादा बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं उस पे टैक्स कम किया गया। तो बहुत रेयर बीमारियों पर किया गया गुंजन जी, बहुत रेयर बीमारियों पर किया गया। कैंसर सबको नहीं होता है, कुछ लोगों को होता है और वाकई उनको जरूरत होती है, उनके लिए बहुत अच्छा डिसीजन है। लेकिन मुझे लगता है गुंजन जी आपसे कुछ पूछेंगे। गंगवानी जी, अजय गंगवानी जी कांग्रेस प्रवक्ता है छत्तीसगढ़ से, जी पूछिए। जी, मेरे दो भाजपा के प्रवक्ता, समझदार प्रवक्ता बैठे, इतना बढ़िया राजनीतिक भाषण दे रहे हैं, लेकिन कोई भी सही तथ्य आंकड़े देने की स्पष्ट कोशिश नहीं कर रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात है, मैं इनको आईना दिखाने का प्रयास करूं। सबसे पहले जो लगातार चर्चा हुई जीडीपी ग्रोथ की, जीडीपी ग्रोथ मेरी बहन पूछ रही है, मनमोहन सरकार में 2013-14 के बजट में जीडीपी ग्रोथ थी 13.5% और अभी आप ग्रोथ दिखा रहे हैं 7.2, मतलब हमारे समय से 40% कम ग्रोथ है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, ये कांग्रेस का आरोप नहीं है, आईएमएफ जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी संस्था है वो स्पष्ट रूप से कह रहा है कि मोदी सरकार का जो जीडीपी ग्रोथ करने का तरीका है वो ऑथेंटिक नहीं है, क्योंकि उनका जो बेस ईयर है अभी भी 2011-12 है सोनल जी, जबकि अन्य देश जो जीडीपी करते हैं वो वर्तमान ईयर के हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार जीडीपी ग्रोथ ज्यादा दिखाने के लिए अभी तक टारगेटेड रूप से बेस ईयर 2011-12 दिखा रही है। दूसरे रूप से आईएमएफ स्पष्ट रूप से कहता है कि मोदी सरकार जो आंकड़े पेश कर रही है, एक्चुअल जीडीपी ग्रोथ उससे 2% कम है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, जो इस साल में रुपए का मूल्य 6.5% गिरा है और जबकि जीडीपी ग्रोथ 7.2 की बात कर रहे हैं, मतलब अगर नेट जीडीपी ग्रोथ देखेंगे तो मात्र 0.7%, ये वास्तविक आंकड़े। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, आपने मेरी बहन से पूछा कि महंगाई को नियंत्रित करने के लिए क्या करें, मैं एक महत्वपूर्ण बात कोट कर दूं, पेट्रोल और डीजल किसी भी व्यक्ति जो है वस्तुओं की कीमत को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 50 से 60% सीधा क्रूड ऑयल की कीमत में कमी आ चुकी है, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने इस बजट में 1 रुपए भी पेट्रोल डीजल की कमी की बात नहीं कर रहे हैं। 11 सालों में 40 लाख करोड़ रुपए, अंडरलाइन कर दूं, 40 लाख करोड़ रुपए आम आदमी की जेब से पेट्रोल डीजल पर एक्साइज के रूप में वसूल करने की साजिश कर रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, देश की 86% सर्वे किया गया सोनाली पूरे देश में कि 86% जनसंख्या इस बजट से क्या चाहती है। 86% लोगों ने कहा कि 11 सालों में इन्फ्लेशन मतलब महंगाई जो है लगभग दुगनी हो चुकी है, लेकिन जो आयकर की बेसिक लिमिट है 2.5 लाख रुपए से आप 1 रुपए बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है, जबकि जो सीएस एसोसिएशन है, आर्थिक विश्लेषक कहते रहे कि जो आयकर की बेसिक लिमिट है उसको 2.5 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर देनी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, अरे सारे सवाल पूछ लेंगे एक साथ, कैसे देंगे, गुंजन जी को भी याद नहीं रहेंगे। चलिए गुंजन जी जल्दी से जवाब चाहिए इसका, जो अभी उन्होंने कहा जीडीपी की गणना को लेकर भी कुछ कंफ्यूजन है इनको। शायद वैसे तो मुझे अभी जानकारी मिली कि सीए हैं। हाँ, मेरी आवाज आ पा रही है आप तक? आ रही है गुंजन जी, प्लीज कंटिन्यू। हाँ,
जैसे कि मुझे जानकारी मिली कि सीए है, लेकिन आपने शायद मेरी पूरी बात नहीं सुनी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ अर्थव्यवस्था के बारे में। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि जब आप 15वें पैमाने पे थे कांग्रेस में, तो उसको आपको 15वें पैमाने पे ही कितने साल तक बने रहे? आपने शायद मेरी पूरी बात नहीं सुनी थी कि हमारा जो आर्थिक व्यवस्था थी, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को हमने कहां से कहां लेके गए। आज हम उस 15वें पैमाने से अगर चौथे पैमाने पर लेकर आए हैं, तो वो इन्हीं 10 वर्षों में आए हैं जो आप 50 वर्षों तक नहीं लेकर आ पाए। लेकिन आपने जो सवाल किया, ये जो बजट है, अगर गरीब कल्याण का बजट है, ये बजट अगर युवाओं का बजट है, तो आप इस तरीके की जो तथ्यहीन और सत्यहीन बात करके, अगर आपको लगता है जन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई तथ्य नहीं दे रही है, कोई आंकड़े नहीं दे रही है मेरी छोटी बहन। सिर्फ केंद्र की मोदी सरकार के गलत बजट को सही साबित करने का दुष्प्रयास कर रही है। सीधा जवाब दीजिए ना, अभी तक बेस ईयर 2011-12 क्यों है? आप 2024-25 को क्यों नहीं बेस ईयर बना रहे? क्यों देश की जनता को ठगने का काम कर रहे हैं? उज्जवल दीपक जी, उज्जवल दीपक जी, हाँ आ रही हूँ, आप ही के पास आ रही हूँ जी। जी संभालिए, जो गंगवानी जी पूछ रहे हैं, विपक्ष पूछ रहा है, वो जवाब तो देना होगा। जी जी ठीक है, एक मिनट गंगवानी जी, अभी आपको मैंने भरपूर टाइम दिया, प्लीज अब आप अजय जी से अनुरोध है कि बीच में ना टोके। हाँ ठीक है, नहीं टोकेंगे, मैंने आपके कहने से पहले कहा। उज्जवल जी बोलिए। अजय जी ने 3 झूठ कहे आज इस चैनल पे, आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से। मैंने जितने पढ़ाई लिखाई की है और मेरे राजनीतिक जीवन जिया है, और ये जितनी भी उम्र है उसके मुताबिक 13.5% भारत की जीडीपी, रियल जीडीपी ग्रोथ पूरे इतिहास में नहीं रही है। ये उनका पहला झूठ था। अजय जी कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। गंगवानी जी ये उन्होंने असत्य कथन कहा है। अगर वो साबित कर देते हैं कि रियल जीडीपी ग्रोथ 13.5%, मनमोहन जी छोड़ दीजिए, किसी भी सरकार में अभी गूगल कर लीजिए। मैं माफी मांगूंगा आपसे। दूसरा, बिल्कुल मांगनी पड़ेगी आपको थोड़ी देर में जी। उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर केपेक्स को घटाया गया, रिकॉर्ड हाई लेवल पे बढ़ाया गया है, 12.5 लाख करोड़ हुआ है इस साल। दूसरा झूठ उन्होंने कहा। तीसरा, मैं इसी कारण जवाब नहीं दे रहा, माफी चाह रहा हूँ, ये झूठ बोल रहे हैं। सब्र रखिए ना थोड़ा सा। गंगवानी तीसरा झूठ प्लीज, उन्होंने कहा कि कृषि का बजट कम किया गया। हाँ। पिछले साल के अनुमानित तुलना में 7% की बढ़ोतरी हुई है एग्रीकल्चरल सेक्टर में। मैं जवाब उनसे सुनना चाहता था, क्योंकि उन्होंने झूठ कहा आपके चैनल पे। 13.5% केपेक्स कम हुआ है, एग्रीकल्चर कम हुआ है। ऐसे प्रवक्ता अगर भ्रम फैलाएंगे, जैसे वोट चोरी का भ्रम फैलाते हैं, जैसे हर बात पे भ्रम फैलाते हैं, तो इकोनॉमी पे डिबेट करेंगे प्रवक्ता। आपके प्रतिष्ठित चैनल पे आकर राम पांडे जी बैठे हुए हैं, न्यूट्रल बैठे हुए हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, आप बताइए सर। पता नहीं, आप ही ने तो कहा था कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, तो पूरा जो है तैयारी के साथ। मैं राम पांडे जी से पूछना चाहता हूं। ठीक है, वो जवाब दे दे। क्यों डर रही? जल्दी मैं राजेश्वर पेनौली जी को यहाँ पर जो है इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी, अर्थशास्त्री हैं। मुझे लगता है उज्जवल जी आपके सवालों के जवाब बेहतर तरीके से देंगे। सर स्वागत है। और हमारे साथ पैनल में इस वक्त कौन कौन है मैं आपको बताना चाहूंगी। मैं यहाँ पर डॉक्टर राम पांडे हैं, मध्य प्रदेश से कांग्रेस प्रवक्ता है सर। हमारे साथ गुंजन चौकसी जी हैं, मध्य प्रदेश से बीजेपी प्रवक्ता हैं। इधर उज्जवल दीपक जी हैं हमारे साथ, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, प्रदेश प्रवक्ता। और साथ ही साथ हमारे साथ अजय गंगवानी जी हैं, कांग्रेस की पूरी तैयारी के साथ विपक्ष को कहां घेरना इस बजट को लेकर तैयारी के साथ यहां पर आए हुए हैं। आपकी नजर में ये बजट कैसा है? ये जो विजनरी बजट कहा जा रहा है, 2047 का बजट कहा जा रहा है, वैसा ही है या इस साल यही उम्मीद थी? क्योंकि जो कुछ देना था वो बहुत कुछ पिछले साल जो है बजट में निर्मला जी दे चुकी थी। क्या उम्मीद थी? कहां पर देख रहे हैं इस बजट को? और क्या वाकई में इसमें किसी को पर्सनली ना मिलकर एक सामूहिक रूप से ये देश आगे बढ़े, ग्लोबली हमारी जो सिचुएशन है जो इंडिया की वो बेहतर हो, वैसा बजट मानते हैं? कैसा मानते हैं? राजेश्वर जी आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है, मुझे लगता है कि आपको अनम्यूट करना होगा सर। मैं सभी के अभी मिल रही है, बोलिए। कि जिन सबकी बातें सुन रहा था मैं, आपके सवाल भी मैंने सुने। देखिए, 2 चीजें बड़ी क्लियर कर समझ लीजिए कि जो माननीय मोदी जी की सरकार कहिए या भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहिए, वो एक अपने क्लियर ऑब्जेक्टिव से चल रही है। क्लियर ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें वर्ल्ड की फर्स्ट जो है टॉप पे आना है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करें या इकोनॉमिक
अपने जीडीपी की बात करें या टोटल ओवरऑल इकोनॉमी की बात करें, तो हमें फर्स्ट पे आना। एक उसका रोड मैप बनाया, उस रोड मैप के हिसाब से चल रही। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हर चीज हर बार ही लोक लुभावनी आएगा, तो लोक लुभावनी की बात जो कर रहे थे, जो एक्सपेक्टेशन थी लोगों की कि लोक लुभावन आएगा, खास करके जब इंडिविजुअल होता है, जो मिडिल क्लास होता है, उस होता है कि टैक्स स्लैब में बढ़ावा हो जाएगा, कुछ अपने अलग अलग तरह के बेनिफिट्स मिल जाएंगे। तो वो चीजें मुझे नहीं लग रहा था कि होने वाली है। एटलीस्ट मुझे लग रहा है कि शायद सबको आइडिया था कि बहुत सी चीजें नहीं होती थी। कुछ लोग सोच रहे थे कि शायद कुछ न करके शायद एक, क्योंकि अल्टीमेटली डेमोक्रेटिक पार्टी होती है, जनता का ध्यान रखने की कोशिश करती है, शायद दे दे। लेकिन जिस ढंग से उन्होंने करा, बड़े क्लियर कट करा कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि 2047 तक हमें फर्स्ट पोस्ट पे पहुंचना है, हमें वर्ल्ड की तीसरी अर्थव्यवस्था बनना है, और साथ ही साथ हमें अपना आत्मनिर्भर भारत बनाने की तरफ डेवलप करना है। उसके लिए चाहे आपने पहले एसईजेड बोलते थे, अब अलग अलग नामों से बोलते रहे, आप धीरे धीरे करके टायर 2 टायर 3 जगहों पे आप अलग से सिटी बना करके जिस ढंग से डेवलपमेंट करने की बात करते हैं, एक कॉरिडोर कहिए, सिटी कहिए, पार्क कहिए, एसईजेड कहिए, कोई भी नाम दे दीजिए, चाहे वो डिफेंस कॉरिडोर कहिए तो डिफेंस की बात कर लीजिए, चाहे आप उसको डिफेंस दूसरी कॉरिडोर की बात कर लीजिए, दूसरे नाम आप कुछ भी दे लीजिए उनको, अलग अलग जगह पर, कि एक स्पेशलाइज चीजों का प्रोडक्शन, एक स्पेशलाइज डिस्ट्रिक्ट में प्रोडक्शन उन चीजों का हो, चाहे वो जीरो लेवल का प्रोडक्शन हो, चाहे उसका फाइनल प्रोडक्ट जो आता है उसकी बात करें। उसी जगह पर स्किल डेवलप जो लेबर है, आपको स्किल्ड लेबर भी मिले, अनस्किल्ड लेबर भी मिले, उसके फाइनेंशियल जो फाइनेंस देखने वाले एक्सपर्ट है उस एरिया के वो भी उसमें मिले, उसी में मार्केटिंग हब भी हो, उनका कंबाइंड प्रोडक्शन हो, जिससे कॉस्ट कटिंग हो। आपको अल्टीमेटली ग्लोबल मार्केट में टिकना है तो आपको कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं से। उसके लिए चाहे स्पेशल कॉरिडोर, रेलवे कॉरिडोर की बात कर ले, चाहे अपने नेशनल वाटरवेज की बात करें, सब चीज डेवलप करने की, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो सरकार का सारा ध्यान कहाँ रहा, इन सब चीजों पर रहा। साथ साथ तो सोशल ऑब्लिगेशन भी जो मीट आउट करने की बात करते हैं, चाहे गरीबों को मुफ्त अनाज देने की बात कर ले, चाहे महिलाओं को देने की बात कर ले, चाहे हमारी बहनों को देने की बात कर ले, वो भी ऑब्लिगेशन से वो पूरा कर रहे हैं। अब आगे एग्रीकल्चर फील्ड की बात भी करें तो एग्रीकल्चर फील्ड के लिए भी आप हाई यील्ड कैसे कहा, जब तक हाई यील्ड नहीं करोगे, जब तक ऐसी कॉर्प नहीं ऐसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नहीं लाओगे जिस प्रोडक्ट से आपको लगे कि आपको ज्यादा हो सकता है, चाहे कोकोनट की बात कर ले, चाहे काजू की बात कर ले, इन सब जो दूसरे तीसरे चौथे प्रोडक्ट उनकी बात कर ले, और इन सब से बात कर ले कि अल्टीमेटली तो आपको मार्केट में टिके रहना है, तो आप रेयर अर्थ की बात भी करोगे, जिसके कारण से चाइना जो है अमेरिका तक के देश के जैसे को ब्लैकमेल करा था। उसी के साथ साथ आप उसकी बात भी करोगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करोगे, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी आपको डेवलपमेंट करना ही करना पड़ेगा, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। आप तीसरी बात क्या करते हो कि आपके पास हर तरह के एटमॉस्फेयर है इंडिया में, तो आपको साथ ही साथ आपको डाटा हब की बात भी कर ले, तो आप चाहते हैं कि वर्ल्ड वाइड जो डाटा हब आपके पास इजी एक्सेसिबिलिटी हो, तो आपको और एक उसके साथ साथ जो तीसरा जो अंग है, आपको सेल्फ डिपेंडेंट करना पड़ेगा। कम से कम वो प्रोडक्ट जो आप बना सकते हो, चाहे वोकल फॉर लोकल हो कि अपना माल। तो मतलब कुल मिला के ये पूरा जो केंद्रित है इस बात पर है कि हम ज्यादा से ज्यादा भारत जो है वो आत्मनिर्भर कैसे बने, ये विजन रखकर ये बजट बनाया गया, और अपना और रोजगार खुद का डेवलप करे। बार वो जरूरी भी है सर, नहीं तो कब तक फ्री बीज की योजनाएं देंगे, फिर डॉक्टर राम पांडे कहेंगे कि कर्ज में डूबते जा रहे हैं, फ्री बीज की योजनाएं दे रहे हैं, तो वो एक बड़ी बात जरूर है। एक सवाल और, जब आप जुड़े थे तब अजय गंगवानी जी और दीपक उज्ज्वल जी आपस में झगड़ा कर रहे थे इस बात को लेकर कि भाई वो जीडीपी की जो जिस तरह से जीडीपी की काउंटिंग करते हैं, उसे जोड़ते हैं, जो उसका गणित है, उसको लेकर अजय गंगवानी जी को शक है। सर ये दूर कर दीजिए, वो गूगल करने का, मैं तो गूगल पे भी ज्यादा बिलीव नहीं करती। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये जो गणना हो रही है ये ठीक ठाक नहीं हो रही है, क्या कह रहे हैं मोदी जी के शासन में ये जीडीपी में भी गड़बड़ कर रहे हैं उसकी गणना करने में। हम 7.2 तक पहुंचने की बात कर रहे हैं 26-27 एफआई में। हम बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। आप पीडब्ल्यूसी की भी रिपोर्ट भी देख लीजिएगा। पीडब्ल्यूसी रिपोर्ट तो ना तो मोदी जी के हाथ में ना हमारे हाथ में, इंटरनेशनल एजेंसी भी बताती है कि हमारी जीडीपी IMF लगातार, IMF के बाद अलग कर लो तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, उसके बाद अलग कर लीजिए। एक प्राइवेट एजेंसी जो हम उसकी बात करें, वो भी बाकायदा आपको बोल रही है कि आप जीडीपी में लगातार आगे बढ़ रहे हैं, आप जो भी टारगेट अचीव करने की बात करते इनका होगा कि उसके कंपोनेंट कौन से लिए गए, वो कंपोनेंट का बेस ईयर कौन सा है, वो हमेशा
हमेशा, चाहे कांग्रेस सरकार रही हो चाहे बीजेपी सरकार रही हो, हमेशा डिस्प्यूटेड रहा। और ये भी हमेशा डिस्प्यूटेड रहा कि हम जीडीपी की कैलकुलेशन करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, कि हम इकोनॉमी को कैलकुलेट दूसरे तरीके से करें। ये इकोनॉमिस्टों के बीच में एक झगड़ा हो सकता है, लेकिन आज की जो स्टैंडर्डाइज जो है सिस्टम ऑफ जीडीपी कैलकुलेशन है, जो वर्ल्ड वाइड माना जाता है, क्योंकि आप रैंकिंग पे आपको वर्ल्ड वाइड उसी पे मिलती है। आप अपने को घर में बैठ करके नहीं बना सकते, अपनी कैलकुलेशन आप घर पे नहीं बना सकते, तो आप अपने चीजें आप अपनी कैलकुलेशन घर पे नहीं बना सकते। अपने क्योंकि उसको दूसरी भी एजेंसियां देख रही हैं जो आपको वर्ल्ड रैंकिंग में जीडीपी में लाती हैं। उन जीडीपी की वर्ल्ड रैंकिंग भी आपकी बढ़ रही है और वो रिकॉग्निशन भी आपके पास आ रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि हम उसको डिस्प्यूट करते हैं। आप डिस्प्यूट कर सकते हैं, डिस्प्यूट करने में हमेशा आप कहेंगे ए कंपोनेंट को ज्यादा वेटेज देना चाहिए, बी कंपोनेंट को कम वेटेज देना, बेस ईयर ये लेना चाहिए था, इसकी जगह वो लेना चाहिए था, वो सारी बातें ठीक होती। ठीक है डॉक्टर राम पांडे, अब ऐसा नहीं है गंगवानी जी, अभी अब बहुत मौका दिया, और भी तो लोग हैं पैनल में। भारत में विकास दर 13.5% से ऊपर रही है मनमोहन सरकार। IMF ने बोला है। देखिए, आप उसकी बात करने शुरू कर दीजिएगा कि विकास दर मनमोहन सिंह की सरकार में कह रहे, सरकार में कह रहा, आप उसके बाद में कोरोना की बात कीजिएगा, फिर उसके कोरोना की बात करिएगा। मत कीजिए सर, अभी आज ही के उस पर रहते हैं, आगे बढ़ते हैं, वो तो इतिहास हो गया। डॉक्टर राम पांडे, कोई अच्छी बात तो आपको लगी होगी ना, कोई अच्छी बात तो आपको लगी होगी कि ये अच्छी है। अब विपक्ष की कुर्सी पे बैठे तो उसका मतलब थोड़ी सभी कुछ बुरा है, आगे तो बढ़ रहे हैं। और जो अभी बात राजेश्वर जी ने कही है कि विश्व मैपिंग में, विश्व यदि उसमें रैंकिंग में हम कहीं ना कहीं अपने आप को खड़ा कर पा रहे हैं, तो कुछ तो बेहतर कर पा रहे होंगे, कुछ तो अच्छा लगा ही होगा मुझे लगता है। सोनल जी, राम पांडे जी से मेरा प्रश्न था कि क्या वो साथी प्रवक्ता की बातों से सहमत है कि मनमोहन सिंह जी की सरकार में 13.5% की ग्रोथ रेट थी? मैं इसका जवाब दे देता हूँ। मुझे नहीं, रुकिए, मैं डॉक्टर राम पांडे से पूछने दीजिए, वो भी बैठेंगे। गंगवानी जी, आप ही के तो साथी हैं पड़ोसी राज्य से। मुझे जवाब देना नहीं दे रहे हैं जी। देखिए, अजय गंगवानी जी हैं, सीए हैं, कोई वो एंटायर पॉलिटिकल साइंस से नहीं पढ़े हैं, पढ़े लिखे इंसान है, और कांग्रेस पार्टी में सच बोलना सिखाया जाता है, तो वो जो बोल रहे हैं वो सच ही बोल रहे हैं। ठीक है, अब आप शांत रहना। अब आप दूसरों को, ठीक है, अब गंगवानी जी तारीफ कर दिए ना आपकी, प्लीज अब बैठिए ना। वो सीए है, पढ़े लिखे हैं। अब मैंने आपको, आप ठीक है डॉक्टर राम पांडे, आप लोग बस एक दूसरे को जवाब देते रहेंगे। मैं यहाँ पर जनता के लिए बैठी हूँ, प्लीज मैंने आपसे, कुछ तो अच्छा लगा होगा डॉक्टर राम पांडे। गंगवानी जी प्लीज, मुझे म्यूट करना होगा आपका माइक, प्लीज। नहीं सर, खराब हो रही है डिबेट, कोई किसी को नहीं सुन पा रहा। उज्ज्वल दीपक जी प्लीज, आप भी सर, प्लीज कीप क्वाइट प्लीज सर। जी डॉक्टर राम पांडे। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है किसी की देश की जो अर्थव्यवस्था बेहतर होती है, तो वहाँ के व्यापारियों को, वहाँ की जनता को सरकार के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि ये सरकार व्यापारी हितैषी है, जनता हितैषी है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो या अन्य सेक्टर हो, उस पर काम करेगी। लेकिन सरकार का इनका भरोसा नहीं है, कब नोटबंदी कर दें और सारा एमएसएमई ध्वस्त हो जाए। अब व्यापारियों को नहीं पता था ना, अब जिस एमएसएमई सेक्टर की बात कर रहे हैं कि वो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएंगे और उसके बाद देश की जीडीपी बढ़ेगी, अरे उसको तो आप पहले ही ध्वस्त कर चुके हो। और जैसे ही वो थोड़ा सा उन्होंने संभलने की कोशिश की, तो आपने फिर उनके ऊपर 28% जीएसटी लाद दी। उसके बाद वो फिर से उसमें ध्वस्त हो गए, फिर उन्होंने कोशिश की संभले, तो आपने उसमें जीएसटी में 500 परिवर्तन किए, तो आपने तो एमएसएमई सेक्टर को पूरा खत्म कर दिया। और आज हम बजट की बात कर रहे हैं, 365 दिन में एक दिन अर्थव्यवस्था की बात होती है, बजट की बात होती है, 364 दिन हिंदू मुसलमान की बात होगी कल से। सर बस सवाल पे रहते हैं। उज्ज्वल दीपक जी, इसका जवाब चाहिए, ये वाकई में एक बड़ी समस्या है। आपने जीएसटी में राहत दी, उसके बावजूद भी व्यापारी खुश नहीं है। एमएसएमई सेक्टर के जो लोग हैं वो लगातार शिकायतें कर रहे हैं। इस बजट से सबसे ज्यादा अगर किसी को फायदा हुआ है तो वो एमएसएमई सेक्टर को हुआ है। 1 लाख करोड़ की व्यवस्था की गई है, सबका ख्याल रखा गया है इस व्यवस्था में। खुलेआम झूठ बोल रहे हैं, पटाते हैं फायदा हुआ है। अगर तकलीफ किसी को हो रही है, मैं डिबेट पे बैठूंगा, आपका माइक खुला हुआ है, क्यों परेशान हो रहे हैं? अगर खुशहाल नहीं है तो कांग्रेस के प्रवक्ता और पार्टी वर्कर्स है जिनको खुशी नहीं है देश की प्रगति से। अरे आप आंसर करिए ना उज्ज्वल दीपक जी, बस किस तरह से। मैं कह रही हूँ ये बार बार पेट्रोल डीजल ला रहे हैं सर, जीएसटी में इसको शामिल नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं
कर लीजिए, कुछ राहत वहां हो जाएगी, आम लोगों को भी हो जाएगी, जो दाल पानी का भाव बता रहे थे अभी डॉक्टर राम पांडे। तथ्य बताना चाहूंगा, जब जीडीपी काउंसिल की बैठक होती है उसमें सर्वमान्य फैसला होता है। अगर एक भी आदमी वोट अगेंस्ट कर दे तो फैसला नहीं रहता है। उसमें कांग्रेस शासित प्रदेशों के भी फाइनेंस मिनिस्टर्स रहते हैं, कभी कभार मुख्यमंत्री भी उसमें ठीक कह रहे हैं, और राज्यों के पास इसके अलावा कुछ बचा भी नहीं है। एक भी सरकार ने रेवेन्यू जनरेशन के डीजल को जनरेट करने डालने की वकालत नहीं की है। कांग्रेस पार्टी आज इस मंच से बोल दे कि उनके फाइनेंस मिनिस्टर ठीक कह रहे हैं और उनके मुख्यमंत्री जाके जीएसटी काउंसिल की बैठक में मांग करेंगे, मैं समर्थन करूंगा उसका। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक है। गुंजन चौकसी जी, ये बयानबाजी नहीं चलेगी, इलेक्शन कमिशन के बाहर जाके। चलिए, मैं इसी बात पे लॉक कर दूंगी गंगवानी जी को, इसी बात पर, ठीक है। लेकिन गुंजन जी, इसके पहले आपसे, मध्य प्रदेश को बहुत उम्मीदें थी गुंजन चौकसी जी, कुछ मिला? मध्य प्रदेश ने अभी कुंभ जैसा एक बड़ा आयोजन करना है और कई सारी उम्मीदें थी। किसान वर्ष भी आपने जो है वो घोषित कर रखा है, तो क्या कुछ लगा, कुछ राहत मिली या नहीं? उस विषय में तो कोई बात ही नहीं हुई, या कुछ उम्मीद आगे कर रहे हैं? किनसे प्रश्न है सोनल जी? गुंजन जी से, गुंजन चौक से। आपकी आवाज कुछ नहीं पहुंची थी मेरे पास सोनल जी। गुंजन जी, मध्य प्रदेश ने भी अपनी कुछ मांगे रखी थी, कुछ उम्मीद की थी, तो इस क्षेत्र में क्या बड़ी राहत आपके इस बजट में है? ऐसा लग रहा है आपको कि इससे डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट तो ये राहत मिली जाएगी? सोनल जी, आप एक और चीज देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, इस बार टियर 2 और टियर 3 सिटीज के लिए भी बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, उसमें भी बजट बढ़ाया गया है, चाहे जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उसके लिए भी बजट में बढ़ोतरी दी गई है। तो ये भी दिखाता है कि किस तरह टियर सिर्फ मेट्रोस पे प्रावधान नहीं किया गया है और टियर 2 और टियर 3 सिटीज पे भी बात की गई है। और दूसरी चीज, अभी क्योंकि मुझे आपने अवसर दिया है बोलने का, अजय गंगवानी जी ने एक चर्चा की थी कि कैपेक्स को लेके, जो अमाउंट को लेके उनके बीच और हमारे भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता के बीच जो बात हुई थी, तो अजय जी मैं आपको एक और जवाब देना चाह रही हूँ। कैपेक्स को लेके इस बार अगर 12.2 लाख करोड़ का जो बजट आया है वो पिछले साल के भी बढ़ोतरी में आया है, पिछले साल से 11.5 लाख बढ़ोतरी में आया है। तो 1,44,376 करोड़, अभी गूगल कर लीजिए दोनों प्रवक्ता भाजपा अपने ही पिछले साल से बजट में इस बार झूठ बोलिए, सोनल जी जरूरी है इस विवाद नहीं दिख रहा सर दूर से। ये कल हेडलाइन रहेगी अखबारों की। 1,44,000 आंकड़े लेकर आए गुंजन जी, आंकड़े लेकर आए गंगवानी जी। अजय गंगवानी जी, मैं भी आंकड़ों में ही बात कर रही हूँ। मेरी छोटी बहन झूठ बोल रहे हैं। एक एक करके, अच्छा ठीक है गुंजन जी, पूछ लीजिए, वो उनको सवाल पूछने का हक है। हाँ, वो पूछ ले लीजिए, फिर जवाब दीजिएगा, पूछिए। अभी आपकी आवाज जल्दी से गंगवानी जी। शांत हो जाए, दोनों शांत करा लीजिए पहले दोनों। नहीं, आप बोलिए सर, अब समय नहीं है, मुझे खत्म करना है कार्यक्रम। राजेश्वर जी से भी मुझे फाइनल नहीं, बोलिए। देखिए मैं पूरी जिम्मेदारी से इस बात को अंडरलाइन कर रहा हूँ। अभी गूगल करके देख ले, बजट में जो पूंजीगत व्यय है 1,44,376 करोड़ की कटौती की गई है और खुलेआम चैनल पे दोनों भाजपा प्रवक्ता झूठ बोल रहे हैं। दूसरा, मेरे मित्र भी एमएसएमई की बात करते हैं। शांति सुन लीजिए उज्ज्वल जी, मैंने शांति सुनी। एक बात और अंडरलाइन कर दूं, अभी उज्ज्वल दीपक जी बोले थे, आप शांत हो रहे हैं। सर कैसे रुकिए गंगवानी जी, मैं राजेश्वर जी से इसको क्लियर कर रहा हूं। ये पूंजीगत व्यय खर्च कम घटाया है कि बढ़ा दिया है? जो हमारे पास है वो तो बढ़ाया है। हाँ, 1,44,376 करोड़। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूँ, नहीं मैं उनसे कंफर्म कर रही हूँ ना सर। पूछिए पहले आप, अर्थशास्त्री हमारे साथ बैठे, सर कंफर्म कीजिए ना एक बार। नहीं, 1,44,300 करोड़ का आपके पास कैलकुलेशन क्या है? देखिए, जो बजट आउटलेट है, जो हम बजट जितना हम पढ़ सकते, सुन लीजिए पूरी बात। जो बजट में जो हम तो मान के चलते, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री, प्राइम मिनिस्टर ने जो बजट दिया उसके हिसाब से आउटलेट बढ़ा है। हाँ। आपके पास कोई और कैलकुलेशन है? आप कोई पर्टिकुलर कैपेक्स की बात कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर जगह की बात कर रहे हैं, या कोई रियल रेट की बात कर रहे हैं, तो मुझे नहीं पता। इतनी दूर से हम भी कागज नहीं पढ़ पाएंगे आपका, आप पढ़ के बता दीजिए किस वाले प्रोविजन समय आपको पूरा मिल रहा है। आप कह रहे हैं कट रहा है, लेकिन इसमें बड़ा जी देखिए, गंगवानी जी बहुत कम समय में जल्दी से
जी जी, देख महत्वपूर्ण बात है। मेरे मित्र उज्जवल दीपक जी कह रहे थे एमएसएमई को 1 लाख करोड़ रुपए दिया गया है। अच्छा, 1 लाख करोड़ नहीं देगा, 10,000 करोड़ रुपए देगा, बात खत्म हुई। वो बात तो छोड़, सर बात है ही नहीं वो वाली, फिर सवाल पर रही है जो सवाल पूछा था। फंड की बात है, 10,000 करोड़ रुपए का फंड देगा। हाँ जी, मैं दो बातें देखिए, छत्तीसगढ़ की बात करें। ठीक है, समय नहीं है मेरे पास, लेकिन राजेश्वर जी चलिए मैं फटाफट, हाँ मैं आपसे बस इतना पूछना चाहती हूँ गंगवानी जी प्लीज, आप एमएसएमई की बात करेंगे फिर जब इधर की बात करेंगे हम लोग, ऐसा मत कीजिए सर, उस पर रहिए, नहीं तो सब फिर जवाब देने से बच जाएंगे ना सत्ता पक्ष, फिर आप बोलेंगे जवाब नहीं मिला मुझे। नहीं पूछेंगे तो सुनना भी पड़ेगा, सवाल पूछेंगे तो फिर जवाब भी सुनना। पूरा बजट है सोनल, ये जो पूरा बजट है ये आम आदमी का बजट होगा, कारपोरेट घराने का बजट है। ठीक है, कॉरिडोर के नाम चलिए, आपने उसका जवाब नहीं दिया। उज्जवल जी ने कहा था कि क्यों बैठ के वहां पर जो है जब जीएसटी में शामिल करने की बात होती है पेट्रोल डीजल की, वहां पे आप लोग हाथ नहीं रेस करते हैं। मेरे पास वक्त नहीं है सर। सर कितना नंबर, राजेश्वर बिनौली जी कितना नंबर देंगे इस बजट को? शांत हो जाइए गंगवानी जी, पूरे समय आप बोले प्लीज। कितना नंबर देंगे राजेश्वर जी? जीएसटी काउंसिल में अजय जी बस खत्म हो गया समय जी। देखिए, आप अगर टारगेटेड की बात करें, जो गवर्नमेंट जिस ढंग से चल रही है और जिस ढंग से उसका टारगेट बनाया हुआ है, अगर आप उसकी बात करें तो 100 में से 100% मार्क्स देने पड़ेंगे। इसके अलावा कोई नहीं। उसने वो भी चीजों को लेकर के चले हैं कि जहां डिस्प्लेजर महसूस किया, जैसे स्टॉक मार्केट ने डिस्प्लेजर दिखलाया, आम आदमी ने डिस्प्लेजर दिखलाया, लेकिन उन सब चीजों को भी सरकार लेने को तैयार रही कि अपने टारगेट से विचलित न हो, अपने जो देश को आत्मनिर्भर बना सके, युवाओं को रोजगार दे सके। सर देखेंगे जमीन पर कितना उतरता है ये जो पूरा आंकड़ा है जो पेपर में लेकर गंगवानी जी भी आए हैं, उज्जवल दीपक जी और गुंजन चौकसे जी भी तैयारी के साथ आई थी, और राम पांडे जी ने तो पूरी निराशा बताई है, उन्होंने तो जो 100 में से जो है 0 नंबर दिए हैं। लेकिन इन सब के बीच देखना दिलचस्प होगा कि जो हमारे देश के लोग हैं उनकी जेब में उनकी जो परचेसिंग पावर है वो कितनी बढ़ रही है, वो कितनी खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं, या जिस एक ऐसे वातावरण की उम्मीद जो बिजनेस से की जा रही है, जो औद्योगिक सेक्टर से की जा रही है, वो आर्थिक रूप से भी हर परिवार के बीच में बन रही है कि नहीं स्थिति। ये एक महत्वपूर्ण विषय है और ये जब उतरेगा लोगों के घरों में तभी समझ में भी आएगा कि वाकई में बजट जो है वो उनके फायदे का है। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार आप सभी मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत, नमस्कार।